नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग, जितने भी बच्चे अब आने वाले टाइम में कुछ एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चों आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन 6 यानी कि क्लास 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक बच्चों 5 क्लास में मैथ्स की ले चुका हूं। जिन बच्चों ने वो प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं और वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो बच्चों पहले आप लोग वो 5 सेट्स देख ले और उसके बाद फिर ये छठा सेट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अब आपके स्पेशली एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है बच्चों, वो अगले महीने होना है। 9 तारीख से उसकी डेट है। तो जो भी सीजीएल वाले बच्चे हैं, अब वो डेली के कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर 2 से 3 सेट आप लोग रोज़ करें। बच्चों एक सेट मैं सॉल्व कराऊंगा और 2 सेट आप लोग खुद सॉल्व करें। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। और बाकी और भी जिन बच्चों के अलग अलग एग्जाम्स हैं, उन सभी को भी मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस पेपर इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और साथ में अपने जो बाकी सब्जेक्ट हैं उन पर भी इतना ही ध्यान दें। ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिक्स या इंग्लिश या जीके पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग है, कुछ एग्जाम्स में जैसे टीचिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी, साइकोलॉजी, तो बच्चों अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसकी सब्जेक्ट की जो डिमांड है, जितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट आपके पेपर में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें और प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस पेपर इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ज्योमेट्री का एक सवाल है। इन द गिवन फिगर देखिए ये फिगर हमारे सामने गिवन है जिसमें 2 ट्रायंगल है। इसमें ए बी और बी डी ये आपस में इक्वल है और ए सी और डी सी ये दोनों भी आपस में इक्वल है और बच्चों बी सी जो साइड है वो कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो गए? देखिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये 2 साइड कॉमन है। जब 3 साइड इक्वल हो जाती है तो वो ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो जाते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ऊपर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सारे एंगल और सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब यहां पर हमें देखिए क्या गिवन है, आपको निकालना है 2x + 5y। 2x + 5y ये आपको निकालना है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए होगी। तो देखते हैं x और y की वैल्यू कहां से आएगी। 2x - 4 DBC और हमें गिवन है ABD। ये टोटल बच्चों पूरा कितना है? 58। तो आधा कितना हो जाएगा? 29। और यही किसके इक्वल है? 2x - 4 के, यानी 2x - 4 की वैल्यू 29। तो 2x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? 33। तो आधा काम तो हो गया, 2x की वैल्यू तो आ गई 33। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y कहां से निकलेगा? ACB गिवन है, ACB ये गिवन है y + 15 और नीचे वाला जो एंगल है ये गिवन है 63 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब y + 15 किसके इक्वल हो जाएगा? 63 के।
तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 48 डिग्री। बस अब हम यहाँ पे y की वैल्यू भी रख देते हैं 5 इंटू 48, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 273 डिग्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आपके सामने दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या लगी, एस एस एस। देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और एक साइड कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 29 29। ये 63 गिवन है तो ऊपर वाला भी 63 हो जाएगा। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल के, और हमसे जो पूछा गया था 2x + 5y, तो हमारा आंसर आ जाएगा 273। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है, उनको आप लोग पढ़ लें जरूर। एक आध क्वेश्चन में या तो सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी ये जरूर यूज होती है एक सवाल में एटलीस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 numbers आर इन द रेशियो 3 numbers are in the ratio 2:3:5, their LCM is 90, find the HCF। तो LCM गिवन है बच्चों आपको 90, HCF निकालना है, और LCM किसके इक्वल होता है, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, और रेशियो आपको गिवन है 2 3 5, तो 2 × 3 × 5, इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, जो कि हमारा HCF होगा। ठीक है, याद रखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इक्वल्स टू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं की अनुपात की गुणा इंटू HCF बराबर एलसीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डीआई का, एक टेबल में स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज इन डिफरेंट सिटीज। ठीक है, ABCD ये सर्विसेज हैं और XYZ ये सिटीज हैं। अब आपको बताना इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी द हाईएस्ट। देखो एवरेज किसमें, एवरेज हाईएस्ट कब होगा, जब टोटल हाईएस्ट होगा। जिसका टोटल ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा आएगा। अब आप इसको देख के भी पहचान सकते हैं, नहीं तो ऐड कर सकते हैं। देखो पहले वाले तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, आपको क्या निकालना है कि किस सिटी का इन विच सर्विस द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी इज द हाईएस्ट। तो आप ऐड कर लो, जैसे आप इसको ऐड करते हो पहले वाले को, तो ये आएगा 350 और 250 600, ये आ जाएगा 775 775। ऐसे आप इसको ऐड करोगे तो 400 500 और ये हो जाएगा 650 650, ये आ जाएगा 600 और 730, और इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6 और 8 4 12 3 15 60 760। तो बच्चों सबसे ज्यादा किसका टोटल है, ए। ठीक है ना, तो इसका मतलब सर्विस ए जो है वो उसका एवरेज भी हाईएस्ट आएगा। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के और नंबर से डिवाइड कर दें। अब इसको जोड़ के हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा। तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल ज्यादा तो एवरेज ज्यादा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए यानी कि बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ऑन सिंपल इंटरेस्ट कोई पैसा 640 रुपए से 832 रुपए हो गया। कोई पैसा 640 रुपए से कितना हो गया, 832, यानी कि हमें ब्याज कितना मिला, 192 रुपीज, ये मिल गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां से 192 रुपीज इंटरेस्ट है, 640 रुपए प्रिंसिपल, टाइम है 2 साल, और हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो रेट अपना आ जाएगा 5 और ये 3, यानी कि 15%, ये रेट आ गया। अब रेट आने के बाद हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी ₹860 बिकम इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर 860 रुपए को 4 साल के लिए ब्याज पे दिया जाए तो क्या अमाउंट होगा, कितना बन जाएगा।
तो अगेन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। SI प्रिंसिपल अब हमारा चेंज हो गया 860, 15% रेट और 4 साल के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 86 इंटू 6 यानी कि 48, 480 और 536, ये इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ध्यान रखना हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे पूछा अमाउंट। अमाउंट क्या होगा 840 और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 536, तो ये हो जाएगा 1376 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले 640 रुपए प्रिंसिपल कितना हो गया 832 यानी कि 192 रुपए इंटरेस्ट आया किस पे 640 पे, तो रेट आ गया 15%। फिर उसी रेट पे 860 रुपए 4 साल में कितने हो जाएंगे ये निकालना था। तो हमारा आंसर, ये तो ब्याज है 536 और अमाउंट हमें निकालना था, तो अमाउंट आ जाएगा 1376। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x इज 8 और आपको वैल्यू निकालनी है 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। अब देखो बच्चों ध्यान देना, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है और यहां पर क्या है 8x। इसका मतलब अगर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 8x की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। जब इधर एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला x इधर आके मल्टीप्लाई होगा 8x। अब 8x को इस साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू -1। बस हमारा काम हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू -1 प्लस 2, तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा 5 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो हिंट जो है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। यहां 8x था और इधर x और यहां 8 है यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू आ गई और आंसर आ गया हमारा 5। चलिए अगला सवाल, एक और एवरेज का क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों वैसे तो आप लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज 39। एक क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 49 और उनका एवरेज वेट है 39। तो नंबर है 49, एवरेज है 39, तो ये क्या आ जाएगा टोटल सम। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है कि 40 किलो वेट वाले 7 बच्चे चले गए और 54 किलो वेट वाले 7 बच्चे आ गए, यानी कि टोटल बच्चे उतने ही रहे। 49 में से 7 बच्चे चले गए जिनका वेट 40 किलो था, तो 40 इंटू 7 यानी कि 280 किलो वजन चला गया और 7 बच्चे आ गए जिनका वजन है 54 केजी और 54 किलो इंटू 7 यानी कि ये हो गया लगभग 54 को 7 से गुणा करेंगे 350 और 378, 378 केजी वाले। तो इसका मतलब बच्चे तो उतने ही हैं लेकिन वजन एक्स्ट्रा आ गया। अब ये एक्स्ट्रा वजन जो है वो हर बच्चे में डिवाइड होगा, क्योंकि एवरेज अगर बढ़ता है तो सब में डिवाइड होता है और एवरेज अगर कम होता है तो फिर सबका कम हो जाता है। अब यहां ध्यान देना, जब टोटल बच्चे चेंज नहीं हुए तो केवल ये निकाल लो कि कितना वेट एक्स्ट्रा आ गया। 7 बच्चे गए 7 बच्चे आ गए तो बच्चे तो 7 ही हैं, बस वजन 40 किलो गया और 54 केजी आ गया, तो यानी कि 14 किलो एक्स्ट्रा आया है पर बच्चा, तो यानी कि 98 केजी हमारे पास एक्स्ट्रा वेट है। ठीक है, और ये 98 केजी पूरे 49 बच्चों में बटेगा। अब अगर 98 को 49 में बांटेंगे तो हर बच्चे को कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा 2 केजी एक्स्ट्रा, और वही हमारा नया एवरेज वेट होगा। पहले एवरेज था 39, हर बच्चे को 2 किलो वजन और मिल गया तो 41 केजी 41 किलो हमारा नया एवरेज आएगा। यही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ध्यान रखना, अगर टोटल बच्चों की संख्या सेम ना हो तो आप केवल ये निकाल लो कि वजन में कितना चेंज आया। 40 किलो के 7 बच्चे चले गए और 54 किलो के 7 बच्चे आ गए, तो बच्चे तो उतने ही हैं लेकिन वजन
पर बच्चा 14 किलो एक्स्ट्रा आया और 7 बच्चे हैं तो 98 केजी वजन आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा, और बच्चे हैं 49, तो 49 बच्चों को अगर 98 केजी वेट दिया जाएगा तो हर बच्चे को 2 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए एवरेज में 2 किलो बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 41 केजी। नेक्स्ट, एक और डीआई का क्वेश्चन हमारे सामने है। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेबल, ये टेल नहीं बच्चों टेबल होगा। अकॉर्डिंग टू द टेबल विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। देखिए यहां 14,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं और 12%, 14,000 का 12%, निकालने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है यूएस में पॉजिटिव केसेस सबसे ज्यादा होंगे। रीजन देखिए, स्पेन 12,000 का 8%, 10,000 का 12% और 10,000 का 11%, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 14,000 के 12% की आएगी, यानी हम सीधा आंसर लगाएंगे यूएस। बच्चों डीआई के क्वेश्चन में हमेशा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये कुछ आंकड़े होते हैं, कई बार हमें देख के ही पता लग जाता है कि किसकी वैल्यू ज्यादा या कम होगी। तो यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है 14,000 का 12% सबसे ज्यादा आएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार्क कर सकते थे। 25 में से 5-7 क्वेश्चन आपको कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पढ़े और फटाफट आंसर लगा दे, तभी आपका टाइम सेव होगा और 20-22 मिनट के अंदर आपका मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था, आगे बढ़ते हैं। 10a प्लस cot a इज 2, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 10a इसको अगर मैं 1 मान लूं और इसे भी 1 मान लूं तो ये हो गया 1 + 1 2, और tan 1 कब होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू है 45 डिग्री। अब यहां भी रख देते हैं, निकालना है ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर a। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि एंगल 45 है, tan 45 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 और यहां भी 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, एंगल इस क्वेश्चन में 45 है तो वो साइन कॉस वगैरह भी पूछ सकता था, तो एंगल जैसे ही पता लग गया तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर गिव्स 2 successive discount on MRP of ₹2750. The first discount is 10%. Customer pays इतना, then what is the second discount? देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा। एक क्या है यहां पर, वॉच, एक घड़ी की जो MRP है वो 2750 रुपए है, जिसपे 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए, जिसमें पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, और दोनों डिस्काउंट के बाद यानी कि लास्ट में कस्टमर ने कितने दिए 2103 रुपए 75 पैसे। जब भी 2-3 डिस्काउंट दिए जाएं और उसमें से एक डिस्काउंट गायब कर दे तो आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं, हमेशा ऐसे ही निकालना, हमेशा आपका आंसर आराम से आएगा, दिक्कत नहीं होगी। जब भी 2-3 डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट को गायब कर दे और आपको लास्ट वाली जो सेलिंग प्राइस है वो बता दे। देखिए ये MRP है और ये सेलिंग प्राइस है, या इसको कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज का MRP था 2750 रुपए, उसमें एक डिस्काउंट दिया 10% का, तो कस्टमर से कितना लिया 90%। अगर 10% का डिस्काउंट है तो हम पे कितना कर रहे हैं 90%, और एक डिस्काउंट और दिया, अब वो भी जो भी है 100 में से माइनस होगा, क्योंकि डिस्काउंट यहां भी 100 में से 10 माइनस किया 90 आ गया, यहां भी डिस्काउंट दिया है तो 100 में से माइनस होगा, नीचे 100, और फाइनली कस्टमर ने पे किया 2103 रुपए 75 पैसे। अब इसको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। देखिए पहले तो यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 आएगा, 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 100 माइनस x इक्वल्स टू 210375 अपॉन 275 इंटू 9। सबसे पहले 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 दूनी 18, 3 बच गया 30, 9 3 27, फिर से 3 बच गया, 9 3 27, 6, 9 इंटू 7 63 और 9 पंजे 45। उसके बाद कैंसिल कर देते हैं 25 से, ये जाएगा 11 पे, और ये 25 से जाएगा 25 इंटू 9 225, फिर 87, 25 3 75 और 25 इंटू 5, और 935 को आप 11 से कैंसिल करोगे तो ये 85 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 100 माइनस x इक्वल्स टू 85,
तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना था, 15%। मेरी बात ध्यान से समझिए, जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में आपको 2 या 3 लगातार डिस्काउंट गिवन हो, उसमें से कोई एक डिस्काउंट को गायब कर दे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एमआरपी, सबसे पहले आप लिखेंगे एमआरपी, उसके बाद पहला डिस्काउंट को 100 में से माइनस करके लिख देंगे, दूसरे डिस्काउंट को 100 में से माइनस करके लिख देंगे, और फाइनल जो कॉस्ट प्राइस या कस्टमर ने जो पे किया दुकानदार को वो यहां पर आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5। देखिए 2, 3 और 5 से कौन कौन डिवाइड होता है, ये तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। अब बचे ये 3, अब इसको चेक करते हैं। देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है। ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। इसमें भी नहीं है लास्ट में 0, ये भी नहीं होगा। हमें केवल इन दोनों को चेक करना है। मैं इसको चेक कर लेता हूं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, यानी अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन पूछा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत आता है ट्रेन में। 2 रेलगाड़ी है P और Q, जो कि 2 स्टेशन S और T से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। देखिए एक स्टेशन है S, एक स्टेशन है T। एक रेलगाड़ी P यहां से चली, इसकी स्पीड आपको गिवन है 45, ये स्पीड है। और एक रेलगाड़ी Q यहां से चलती है, इसकी स्पीड आपको निकालनी है। ये यहां से चलेगी, ये यहां से, दोनों एक ही टाइम पे चली और बीच में कहीं पर मिलने के बाद जो ट्रेन P है इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे 48 मिनट। और इसको इधर पहुंचने में, ट्रेन Q को इधर ये वाला डिस्टेंस कवर करने में लगे 3 घंटे और 20 मिनट। अब ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आज आप याद कर लीजिए। अगर 2 रेलगाड़ी 2 जगह से एक ही टाइम पर निकलती है, ध्यान रखना सेम टाइम पे निकलेंगी, सेम टाइम पे निकलेंगी और बीच में मीटिंग पॉइंट आएगा जहां पर वो दोनों मिलेगी और मिलने के बाद का टाइम आपको गिवन हो। ध्यान रखना पूरा टाइम गिवन नहीं है, मिलने के बाद का टाइम गिवन है। तो ऐसे केस में जो स्पीड का रेशियो है यानी कि S1/S2 वो बच्चों इक्वल होता है टाइम के उल्टा और उसका स्क्वायर रूट। ये ऑलवेज अप्लाई होगा, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। जब 2 ट्रेन सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ चलेंगी टुवर्ड्स ईच अदर और बीच में कहीं मिलने के बाद का टाइम आपको गिवन हो तो इसमें ये रिलेशन होता है। अब पहली स्पीड हमें गिवन है 45, दूसरी स्पीड हमें निकालनी है। पहला टाइम कितना है? 4 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4:4/5, ठीक है ना। 48 को अगर 60 से भाग करेंगे तो टाइम आ जाएगा 4/5 और ऊपर 3 × 3:1/3। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे 45/S2 और ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/3 और ये उल्टा होगा तो 5/24, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, 2 से 5 यहाँ 12 आ गया तो ऊपर से 5 को बाहर आ जाएगा, नीचे से 6, तो फाइनली हमारे पास आ गया 45/S2 = 5/6। अब 5 से इसको कैंसिल कर दो, 9 × 6 यानी कि हमारी जो स्पीड नंबर 2 आ गई वो 54 km/h। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कभी भी इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, ये एग्जाम्स में आता रहता है। यहाँ खास बात यही है कि इसमें मीटिंग, ये जो मीटिंग पॉइंट है इसके बाद का टाइम गिवन होता है। तो 2 टाइम गिवन होंगे और दोनों में से कोई एक स्पीड गिवन होगी। ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान रखें तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वरना तो ये क्वेश्चन अगर आप x वगैरह मान के डिस्टेंस को लेट करके करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, इसको आप लोग अपनी
इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लेना। नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज 1/5। देखिए अगर हम साइन थीटा से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है? 1 अपॉन साइन थीटा बच्चों होता है कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये कितना हो जाएगा? ये कॉट थीटा। ये गिवन है 1/5 और आपको निकालना क्या है? 1 अपॉन साइन और प्लस, यानी कि आपको इसमें प्लस साइन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। अब देखिए जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की शुरुआत होती है तो हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं। कौन कौन सी 3 आइडेंटिटी? इन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये 3 आइडेंटिटीज है जिन पे बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखो अगर आप यहां देखें कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहां पर बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यानी कि ए माइनस बी, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू है 1, जिसमें से हमें एक गिवन है 1/5। तो 1/5 इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 5 आ जाएगी, ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिए बेसिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। 3 आइडेंटिटी पे बहुत क्वेश्चन आता है, 1 2 3। इन तीनों को ध्यान रखना, इन पे आपको क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, k प्लस 1/k, k प्लस 1/k इज 3, तो आपको निकालना है k क्यूब प्लस 1/k क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होती है? जो इस 3 का क्यूब कर देंगे और माइनस 3 इंटू, सीधा फॉर्मूला ये हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कि 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं मालूम वो ध्यान रखें। अगर कभी a प्लस 1/a की वैल्यू x होती है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू हमेशा x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x होती है। ये कंसेप्ट हमने यूज किया यहाँ पर। जिन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन नया है तो वो इस कंसेप्ट को याद कर ले। एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, क्यूबिंग बोथ साइड्स नहीं करना। अगर आपको ऐसे गिवन है तो क्यूब निकालने के लिए डायरेक्टली आप लोग x क्यूब माइनस 3x कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेंसुरेशन का हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। देखिए ये फिगर है जिसमें हमें क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर गिवन है, और स्क्वायर की साइड हमें गिवन है कितनी? 16। ये स्क्वायर की साइड गिवन है 16, और यहां से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगी बच्चों? स्क्वायर का डायगोनल। जो स्क्वायर का डायगोनल है वो क्वाड्रेंट की रेडियस होगी, तो डायगोनल आ जाएगा 16√2, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज साइड√2। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अगर मैं क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं शेडेड एरिया। क्या होगा शेडेड एरिया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर और माइनस स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। अब यहां से 1/4, अभी पाई को ऐसे ही रखते हैं। रेडियस कितनी है? 16√2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16√2 इंटू 16√2 माइनस 16 इंटू 16। अब ध्यान से देखना, यहां पर 16 16, यहां भी 16 और 16, तो ये कॉमन आ गया बाहर। 16 इंटू 16 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/4 या पाई अपॉन, ये देखिए 1/4 इंटू पाई, √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 माइनस 1, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 16 इंटू 16 और पाई अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि पाई माइनस 2/2। 2 से ये फिर कैंसिल हो गया,
तो बाहर आ गया 128। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जिसमें से 2 माइनस करेंगे तो इंटू 1.14, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 145 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा 145.92। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, एक सर्कल का चौथा हिस्सा उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। अब क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की साइड गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का डायगोनल निकाल लेंगे, और डायगोनल होता है साइड इंटू √2, तो डायगोनल हो गया 16√2, और यही डायगोनल इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। क्वाड्रेंट का एरिया होता है सर्कल का 1/4 यानी कि πr² डिवाइडेड बाय 4, माइनस कर देंगे स्क्वायर का एरिया, तो शेडेड एरिया हमारे पास ये आ जाएगा 145.92। ठीक है, नेक्स्ट, O इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। देखिए एक ट्रायंगल है PQR, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें O हमें गिवन है क्या, ये O क्या है बच्चों, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का बाइसेक्टर हम लोग खींचे, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये कोण के समद्विभाजक, किसी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर या अंत्य केंद्र। अब इन सेंटर है O, और हमें गिवन है एंगल POR, ये एंगल हमें गिवन है कितना, 140 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल PQR, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब कुछ जो शाणे बच्चे हैं या जो बच्चे जल्दी में रहते हैं वो फटाफट इसका आंसर क्या लगा देंगे, 70। तो ध्यान रखना, सेंट्रल एंगल डबल तब होता है जब सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर के केस में ये सेंट्रल एंगल अपने पीछे वाले एंगल का डबल होता है, लेकिन इन सेंटर में ये वाला एंगल क्या होता है, अगर ये x है तो ध्यान रखना ये x की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल POR। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, नहीं बच्चों हमने उल्टा लिख दिया ये, सॉरी, इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअली ये होगा ये वाला एंगल इसका 90 प्लस हाफ, यानी 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल POR जो हमें गिवन है, ये इक्वल होगा एंगल PQR के। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वाला एंगल इसका 90 प्लस हाफ होता है, ये वाला एंगल इसका 90 प्लस हाफ। तो अब सॉल्व कर दीजिए, 90 प्लस 140 का आधा हो जाएगा 70। एक मिनट, यहां PQR आएगा और यहां पर POR आएगा, ये अपना आंसर होगा। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR इक्वल्स टू 140। अब 140 में से 90 गया 50, और एंगल PQR हमारे पास आ जाएगा बच्चों 50 इंटू 2 यानी कि 100 डिग्री। देखिए मैं आपको एक बार फिगर बना के दोबारा समझा देता हूं, में कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC और इसमें जो I है वो इन सेंटर है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल x है, तो ये एंगल क्या होगा, ऊपर वाला, तो ये 90 प्लस हाफ होता है। ये जो x एंगल है ये होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, ये आपकी इन सेंटर की थ्योरम होती है। तो हमारा आंसर आएगा 100 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20, व्हाट इज द एरिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया। इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड गिवन है 20, 20 इंटू 20, 4 से कैंसिल 5, आंसर आ गया 100√3। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सीधा आंसर लगाएंगे, इसमें हम लोग कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। साइन ए इज 4/5। देखिए साइन ए गिवन है 4/5, इसका मतलब 4 क्या है, परपेंडिकुलर, और 5 है हाइपोटेन्यूस, और फिर बेस क्या आ जाएगा बच्चों, 3। ठीक है ना, क्योंकि
राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ी साइड 5 है, एक साइड 4 है, तो तीसरी क्या होगी 3 ट्रिपलेट नंबर, या आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं, पर इतना बच्चों को मालूम होता है। साथ में गिवन है साइन बी इज 15/17। अब फिर से साइन है तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो बेस यहां पर क्या आ जाएगा 8। अगेन ये भी ट्रिपलेट होता है, देखिए 3 4 5 ये ट्रिपलेट नंबर होते हैं, और 8 15 और 17 ये भी ट्रिपलेट नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। क्या पूछा है हमसे, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहां पर बस आप लोग वैल्यू रख दीजिए। साइन ए तो हमें गिवन है 4/5। जब कॉस बी निकालेंगे, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस बी यानी कि ये बी है, बेस होगा 8, हाइपोटेन्यूज 17 माइनस कॉस ए। अब यहां से निकालना है, ए एंगल लेना है, कॉस के लिए बेस ऊपर हाइपोटेन्यूज नीचे 5 और इंटू साइन बी तो हमें गिवन है 15/17। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 32, ये हो गया 45, तो -13/85 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड। देखिए एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड जिसका सर्कम सेंटर एल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सर्कम सेंटर किसकी रेडियस होती है, सर्कम सर्कल की, ठीक है। एल है सर्कम सेंटर, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें एल से एक परपेंडिकुलर खींचा गया वाई जेड पर एम, तो एल एम हो गया परपेंडिकुलर, और एंगल वाई एक्स जेड ये वाला एंगल गिवन है हमें 60। तो बच्चों ध्यान देना, ये 60 है, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि सर्कम सेंटर के केस में जो सेंट्रल एंगल है वो डबल हो जाता है ऊपर वाले एंगल का, तो ये एंगल आ जाएगा 120, ठीक है। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो बच्चों ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल में ये 120 है, ये दोनों मिला के 60 होंगे, तो ये आ गया 30 और ये भी आ गया 30, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 30 120, तो ये वाला एंगल आधा आधा हो जाएगा 60। यही हमें निकालना था एंगल वाई एल एम, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर होगा अपना 60 डिग्री। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ लाइब्रेरी इज 8:5:9। किसी लाइब्रेरी में 3 टाइप की बुक्स है, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिनका रेशियो गिवन है 8, 5 और 9। तो मान लेते हैं कि ये 800 है, ये 500 और ये 900। अब मैथ्स वाली बढ़ गई कितनी 10%, फिजिक्स वाली बुक्स इंक्रीज हो गई 5% और केमिस्ट्री वाली बुक्स इंक्रीज हो गई 5%। तो 800 का 10% 80 होगा, यानी कि ये 880 हो जाएगा, और ये 500 का 5% होगा 25, तो ये 525, और 900 का 5% 45, यानी कि ये हो गया आपका 945। तो अब आंसर आ जाएगा, आप 5 से कैंसिल करिए, पहले ही ऑप्शन से पता लग जाएगा 176 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एज में रेशियो है 2:3, और 5 साल बाद इनकी एज में रेशियो हो जाता है 3:4। तो देखिए 3 से 4, इसका मतलब एक रेशियो बढ़ गया 5 साल में। 5 साल में रेशियो कितना इंक्रीज हुआ 1 की वैल्यू 5 साल। क्या निकालना है, बी की प्रेजेंट एज जो कि 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 5 यानी कि 15 साल। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 2:3, 3:4 हो गया 5 साल में, तो यानी कि एक रेशियो का इंक्रीमेंट हुआ 5 साल में, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछी है 15 साल, हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा है हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। किसके नंबर सबसे कम आए हैं। अब यही होता है बच्चों, देखो एक बच्चा यहां सबको ऐड करने की कोशिश करेगा
और एक बच्चा सिर्फ एग्जामिन करेगा, देख के ही पहचान लेगा कि किसके मार्क्स सबसे कम है। देखिए यहां पर है 60, 60, 50, यानी कि ये हो गया 170 से भी ज्यादा ही है। ये हो गया 8 और 7 15 और 5 20, ये तो 200 से ज्यादा है। 6 4 10 4 14 140, ये लगभग 150 के आसपास है। ये नंबर सबसे कम है, तो इसका मतलब आंसर होगा सी। ठीक है, तो देख के ही पहचान लेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है एक सर्कल, आप ध्यान दीजिए। देखिए जब किसी सर्कल के बाहर पॉइंट से उस पर टेंजेंट डाली जाती है तो वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब अगर मैं इसको मान लेता हूं x, तो ये भी x होगी, इसको y मान लेते हैं तो ये y होगा, और इसको z मान लेते हैं तो ये भी z होगा। अब हमें तीनों साइड गिवन है, ठीक है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस z और प्लस z प्लस x, ये हमें गिवन है तीनों। x प्लस वाई, ये वाली साइड 11 है, ठीक है, QR इज 11 और PQ है हमारे पास 15 और RP इज 13, ये 13 है, ये 11 गिवन है और ये साइड 15 गिवन है। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 13 28 और 11 39, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 39 और x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आ गई 19.5। अब हमें निकालना क्या है, देखते हैं, PD निकालना है, ये PD यानी कि z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालनी है तो क्या माइनस कर देते हैं, x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना गिवन है 11, 19.5 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.5। तो ऑप्शन डी अपना आंसर। यहां पर खास बात क्या थी कि अगर किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम उस पे दो टेंजेंट अगर डालते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। उसके बाद तीनों साइड हमें गिवन थी, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। मेनली पॉइंट याद रखना, टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल आर बोथ इक्वल, ठीक है ना। वृत्त के बाहर से आने वाली दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय T इज व्हाट परसेंट द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय S। TS का कितना परसेंट है, बस ये निकालना है। तो हमें निकालना है कि 70-50 का कितना परसेंट है। तो इजी क्वेश्चन, आंसर 140%, ठीक है, ये हमारा। और चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी DI का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क्स। तो ये 125 वाले हैं, ये 130 वाले, ये 135 वाले, तो इसका मतलब 135 के बाद वाले इन सब का टोटल हमें निकालना है। 18 और 15 हो गया 33, 33 और 14 47, 47 और 11 58, ये अपना आंसर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक और सेशन खत्म होता है, क्लास नंबर 6, प्रैक्टिस सेशन 6। मैंने आपको क्या बोला है, एक प्रैक्टिस सेट रोज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे और कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग भी घर पे सॉल्व करें। अगर आप दिन के 2 या 3 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो तो आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बेटर हो जाएंगी और एग्जाम आने तक आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि एग्जाम के दिन आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा। आपको लगेगा ये तो मेरा रोज का काम है और आप बड़े आराम से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, आपका स्कोर बढ़ेगा और आपकी कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। तो बच्चों यही इसी चीज के साथ हम लोग आज का जो सेशन है उसको यहीं पर ओवर करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट को जारी रखिएगा, हमारी वीडियोस को, हमारी चीज़ों को अपने दोस्तों तक, अपने जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा। और ये सारी सोशल वेबसाइट्स पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी आप लोग हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।